नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर फिर से बिगड़ते हालातों पर चर्चा करने, जिसके चलते भारत का विरोध बांग्लादेशियों में तेज हो गया है। भारत भी गुस्से में वीजा एंट्री बैन कर दिया है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे एक अज्ञात व्यक्ति पर उठे उस सवाल की, जिसके चलते बांग्लादेश में टिट फॉर टैट जैसा हो गया। बांग्लादेशियों को जो अपेक्षा नहीं थी, कुछ वैसा हुआ। अपना एक नेता गोली का शिकार हो गया। आज के सेशन में समझेंगे इन तस्वीरों को कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली, इतनी बड़ी तादाद में संख्या भारत के जो हाई कमिश्नर ऑफिस है उसके बाहर ढाका में क्यों एकत्रित हुई। पुलिस को बैरिकेटिंग लगाकर इस विरोध कर रही पुलिस जनता को क्यों रोकना पड़ा। पुलिस को भारतीय हाई कमीशन ऑफिस के बाहर आकर के इस भीड़ को रोककर भारतीय हाई कमीशन पर हो रहे विरोध को रोकना पड़ा। आइए चर्चा करते हैं, बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, जिसके चलते भारत को अपना वीजा सेंटर ढाका के अंदर बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश के जो एनवॉय हैं, भारत के अंदर जो नियुक्त हैं, जो इनके एम्बेसडर हैं, उनको बुला करके, हाई कमिश्नर को बुला करके समन किया। ढाका के एनवॉय को समन किया और समन करके उनसे अपनी स्थिति के बारे में क्लियर स्थिति जानी कि बताइए आप लोग अल्टीमेटली बांग्लादेश में ये सब होने क्यों दे रहे हैं। बुधवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को, जिनका नाम है रियाज हमीदुल्लाह, उनको समन किया गया और उन्हें तलब किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बांग्लादेश का हाई कमिश्नर भारत के अंदर बुलाया गया और बुला करके उनको बताया गया कि आपके देश में हमारे खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे हाई कमिश्नर के खिलाफ आपके देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी ब्रीच अगर होती है तो हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, भारत की प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती हैं। अपडेट दिया जाता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, कुछ उस टाइप की हरकत यहां पर हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना जब से निकली हैं, तब से शेख हसीना जब से भारत आई हैं, तब से बांग्लादेश में उनके ऊपर तमाम प्रकार के चार्जेस, उनको डेथ सेंटेंस जैसी चीजें सुनाई जा रही हैं। हमने अपने सेशंस में आपको बताया है कि किस तरह से बांग्लादेश एक एक करके शेख हसीना के ऊपर आरोप की संख्या बढ़ाता जा रहा है, उनके ऊपर अपने यहां पर बैठी ट्रिब्यूनल्स के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू सजाएं सुनाता चला जा रहा है। भारत से डिमांड कर रहा है कि हम शेख हसीना को उन्हें दे दें और वो उसके ऊपर अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकें। लेकिन भारत ने शेख हसीना को अपने यहां पर शरण दी हुई है। ये सारी जानकारी आप सभी को ज्ञात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, इन चीफ एडवाइजर ने अपनी प्रॉक्सी सरकार चला रखी है। जब से शेख हसीना भारत आई हैं अगस्त पिछले साल से, तब से लेकर के ये अपनी सरकार को अभी तक बरकरार रख के चल रहे हैं और ये कहते हुए लोगों को दिलासा दे चल रहे हैं कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, तब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक सरकार का मुखिया मैं ही हूं। इलेक्शन करवाने के लिए पहले बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होनी चाहिए। इस स्थिति को सामान्य करते करते अभी 11 दिसंबर के दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है कि हां बांग्लादेश में इलेक्शन करवाए जाएंगे। जैसे ही बांग्लादेश में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि शेख हसीना पर आरोप ही यह था कि उनके कार्यकाल में जितने भी इलेक्शन हुए वो सारे रिग्ड हुए थे, उनमें रिगिंग हुई थी, यानी कि उन इलेक्शंस को भटकाया गया था। अर्थात उन इलेक्शंस में जबरन मतदान करके शेख हसीना के पक्ष में मतदान करवा के उन्हें जिताया गया था। इसीलिए इनका कहना है कि अब मैं बांग्लादेश में ऐसे इलेक्शन करवाऊंगा जिन इलेक्शंस से पूरी तरह माल प्रैक्टिसेस हट जाएंगी। किसी भी प्रकार से इलेक्शन को कोई हाईजैक नहीं कर पाएगा, सही व्यक्ति जीत कर आएगा। ऐसे इलेक्शन करवाने के लिए इन्होंने 11 दिसंबर को तारीख चुनी कि भाई अब इलेक्शन कराने की मैं घोषणा कर देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ये सत्ता में आ रहे थे, या फिर ये कहिए कि इनको जिस तरह से बिठाया गया, उसके पीछे छात्र आंदोलन जिम्मेदार था। छात्र आंदोलन के कुछ नेता थे, उन नेताओं को आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा। उनमें से एक नेता ये थे, इन नेता का नाम था शरीफ उस्मान हदी। ये जो शरीफ उस्मान हदी हैं, ये छात्रों द्वारा बनाए गए इंकलाब मंच के स्पोक पर्सन थे और प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे। ये जो आंदोलन हुआ था जिसके चलते बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन हुआ था, बांग्लादेश के अंदर जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस छात्र आंदोलन के ये बड़े फेस थे। नाम था इनका शरीफ उस्मान हदी। शरीफ उस्मान हदी जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ उससे अगले दिन चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे, क्योंकि इस बार ये छात्र भी इलेक्शन में उतर करके अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं। ये छात्र जब इलेक्शन के प्रचार के लिए उतरे,
उसी समय पर हदी का असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाता है। 11 दिसंबर का इलेक्शन अनाउंसमेंट, 12 दिसंबर को हदी चुनाव प्रचार में और 12 दिसंबर को असैसिनेशन के प्रयास हो जाते हैं, अर्थात उन पर शूटर्स आकर गोली चला देते हैं। शूटर्स के द्वारा, 2 शूटर हैं और उनके द्वारा गोली चला दी जाती है। गोली चलाने पर वो फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें तत्काल इलाज के लिए बांग्लादेश से बाहर सिंगापुर ले जाया जाता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में ये कितना प्रोमिनेंट फेस है कि इन्हें बचाने के लिए इंटरनेशनल तरीके से एयर एम्बुलेंस के थ्रू सिंगापुर ले जाया जाता है कि और इनको पूरी तरह से सुरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसी बीच में जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, ये हदी के परिवारजनों से मुलाकात करते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाएगी और साथ में हदी को बचाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हदी इस तरफ हॉस्पिटलाइज होते हैं, दूसरी तरफ हदी के समर्थन में वही सारे छात्र फिर से सड़कों पर उतर आते हैं। उनका मानना है कि जो गोली मारने वाले लोग थे ये असल में शेख हसीना समर्थक थे और इन्होंने भाग करके भारत में शरण ले ली है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो जब शेख हसीना खुद भारत में शरण ली हुई हैं तो एक तरीके से शेख हसीना के समर्थन में किसी अज्ञात ने, या कहिए भारत के समर्थन में किसी अज्ञात ने उस्मान हदी को गोली मार दी। अब हदी को गोली मारने के पीछे का एक और कारण निकलता है और वो है इनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पोस्ट। फेसबुक पर ये कुछ इस प्रकार की पोस्ट डालने के लिए जाने जा रहे थे जिसमें ये पूरे की पूरे जो हमारे 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उन्हें तो बांग्लादेश का हिस्सा दिखाते हुए दिख रहे थे, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल, बिहार का भी कुछ हिस्सा, कि ये बांग्लादेश बन जाएगा। और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें जम्मू कश्मीर का एरिया, राजस्थान का एक बड़ा एरिया, पंजाब का एरिया, इसको दिखाते हुए पाकिस्तान को दिखा रहे थे। अर्थात ये बार बार इस तरह की पोस्ट कर रहे थे। इनका जो अब ऑब्जेक्टिव हो रखा था, ये बांग्लादेश में रहते हुए बांग्लादेश के विकास की बात नहीं कर रहे थे, बांग्लादेश में रहते हुए भारत से कैसे राइवलरी की जा सकती है या पूरी जनता को भारत के खिलाफ कैसे उकसाया जा सकता है, भारत के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जा सकता है, उस तरह के प्रयास इनके द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे। ऐसे में जब इनके द्वारा इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा हो और उस समय पर इन्हें गोली लग जाए तो निश्चित ही ये भारत के ही किसी पक्षधर व्यक्ति ने किया होगा, ऐसा प्रथम दृश्यता आरोप निकल कर आता है। यह आरोप को बल मिलता है जब किसी कतर बेस्ड जर्नलिस्ट ने, जो इंडिपेंडेंटली जर्नलिज्म कर रहा था, उसने इन्वेस्टिगेटिंग तरीके से बताया कि जिन्होंने गोली मारी वो मार करके गोली तुरंत भारत के आसाम राज्य में जाकर शरण ले लिए। एक तस्वीर बाहर निकल कर आती है, जानकारी निकलती है कि भारत में जाकर उन लोगों ने शरण ली जिन्होंने उस्मान हदी को गोली मारी। यह खबर यहां पर जंगल में आग की तरह फैलती है। इस फैलती खबर से स्वाभाविक रूप से भारत में शरण के प्रति जिस तरह का भाव उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो बांग्लादेश गार्ड है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, वो खुद स्टेटमेंट देने बाहर आती है और कहती है कि ऐसा हुआ नहीं है, भारत की तरफ से या भारत की तरफ कोई गया हो ऐसी हमारे पास कोई पुख्ता सूचना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में फिर भी इस सूचना को जमकर परोसा जाता है। कहा जाता है कि भारत ने ही शरण दी है, भारत ने ही मरवाया है। ऐसा होने पर बांग्लादेश के द्वारा जो भारत के एनवॉय हैं बांग्लादेश में, उन्हें समन किया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए आपने हमारे यहां पर गोली मारने वाले को अपने यहां शरण कैसे दे दी। ढाका के द्वारा अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाता है। प्रोटेस्ट के साथ साथ एक बात जो भारत के पक्ष में थी, या फिर कहिए भारत जिस बात को लेकर के बहुत ही आश्वस्त था, वो ये था कि यह कोई नई घटना नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना के आने के बाद बांग्लादेश में 1400 से ज्यादा लोगों की अभी तक किलिंग हो चुकी है, पॉलिटिकल विरोधियों को मारा जा रहा है। ऐसे में अगर किसी ने पलटकर इनके ऊपर वार कर दिया तो फिर ये इससे इतना बौखला क्यों रहे हैं। हदी जो कि भारत को तोड़ने की बात करता था, शेख हसीना के खिलाफ इतनी बयानबाजी करता था, उस पर अगर किसी शेख हसीना समर्थक ने अटैक कर दिया तो जैसा बोया वैसा ही तो काटा। अगर इनके प्रोटेस्ट के चलते बांग्लादेश में 1400 से ज्यादा शेख हसीना समर्थकों को घर मौत के घाट अगर उतारा गया हो,
तो ये तो इससे ज्यादा और क्या पॉलिटिकल रूप से वायलेंस बांग्लादेश को देखने को मिल सकता है। ये इस तरह का पक्ष है जो कि शेख हसीना समर्थकों के द्वारा रखा गया, या फिर कहिए कि भारत यूएन के हवाले से यह बात कोट कर सकता है कि हाँ, ये तुम्हारे यहां तो हालात पहले से ही इतने खराब हैं, लेकिन आरोप है कि कोई अज्ञात आया और हदी को गोली मारकर चला गया। इस पर हदी के लाइफ के बारे में कल जो चीफ एडवाइजर हैं उनके द्वारा अपडेट दिया गया कि उनकी हालत बेहद एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, जहां तक संभव है कि इनके बचने के चांसेस बहुत ही कम बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो छात्र नेता हैं जो इनके साथ में स्क्रीन साझा करते हुए दिखाई दिए थे, आपने इनको तो शायद अमेरिका के अंदर भी देखा होगा, अमेरिका में मोहम्मद यूनुस के साथ इनका सम्मान होते हुए देखा होगा। और एक ये जो इनके साथ में है हसनत अब्दुल्ला, अब ये खुलेआम भारत के खिलाफ जनता को भड़का रहे हैं। ये छात्र नेता जो कि पहले शेख हसीना के खिलाफ थे, अब ये धीरे धीरे भारत के खिलाफ अपना इलेक्शन कैंपेन लेकर जा रहे हैं। ऐसे में जो ये हसनत अब्दुल्ला है, इसने तो भारत को टेररिस्ट के लिए सेफ हाउस तक करार दे दिया है। कहा है भारत ही वो देश है जो वोट को रिगिंग करने का प्रयास किया, माफियाओं को अपने यहां रुकने की जगह दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने धमकी देते हुए यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम भारत के अंदर जितने भी अलगाववादी हैं उन्हें अपने देश में शरण देना शुरू कर देंगे। अलगाववादियों को हम भारत में सभी अलगाववादियों को शरण देंगे और 7 बहनों को भारत से अलग कर देंगे। 7 बहनें, 7 सिस्टर्स राज्यों की बातें कि हम उन्हें अलग कर देंगे। कुल जमा अर्थ यह है कि अब ये लोग अपनी बयानबाजी में एक कदम और आगे चले गए हैं और 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्हें वही वाली बात जो मैं कई बार आपसे कहता आया हूं कि चिकन नेक वाला जो एरिया है वहां से काट करके कनेक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। इनका दुस्साहस दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इन्हें लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने शेख हसीना को पलट दिया, उसी तरह का प्रयास करते हुए ये जनता को एक दिन बौखलाएंगे और बांग्लादेशी निकलेंगे बांग्लादेश से और जाकर के चिकन नेक पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि लीजिए 7 सिस्टर्स को हमने कट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे है कि भारत का शांत होना, भारत का प्रतिक्रिया ना देना और भारत का बल प्रयोग ना करना। कई बार कहते हैं कि जब कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा हो तो उसे पलटकर दपट देना भी ठीक ही रहता है, अदरवाइज उसमें यह विश्वास आने लगता है कि मेरे भौंकने से हाथी चला गया था। हाथी को सूंड मारकर इसे बंगाल की खाड़ी में गिरा देने का समय आ गया है। बट एनीवे, इनके इन बयान से निश्चित ही आसाम के मुख्यमंत्री का रिप्लाई भी निकल कर आया। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये क्या बयानबाजी कर रहे हो, इस व्यक्ति की अभी मतलब मुश्किल से पका नहीं है, इसको लगता है कि छात्र नेता होकर के इसने शेख हसीना को हटा दिया। अब इसके जोश में यह बात है कि देखिए कि हम भारत के साथ में 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। इसकी बचकानी हरकतों पर भारत की तरफ से केवल इनको सांत्वना भेजी जा सकती है कि बेटे इतना मत उछलो, पता चले कि गंगा नदी में पानी छोड़ करके बहा दिया गया। एनीवे, इनके बहकावे में आकर के बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इनकी बातों से प्रभावित होते हुए कि ये उस्मान हदी को गोली भारत ने ही मरवाई है। ऐसे में ये लोग निकल करके ढाका में जो भारत का हाई कमीशन है उसके बाहर प्रोटेस्ट करने चले आते हैं और कहते हैं कि भारत, हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को आप बंद करो। असल में क्या हो गया है कि बांग्लादेश के अंदर अब लोकल मुद्दा जैसा कुछ रह नहीं गया है। लोकल मुद्दा नहीं रह गया है से मतलब है कि इन्हें पूरे देश को यूनाइट करने के लिए इस बार केवल भारत नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ ही पूरे देश को एक किया जा सकता है। सामान्यतया नेशनलिस्ट मुद्दों की तलाश इसीलिए होती है कि सबको एक मत पर लाया जा सके। अगर यही सब लोग इन छात्रों से भविष्य की मांग करने लगे, बेरोजगारी की मांग करने लगे, जैसे हमारे देश में होता है कि अपोजिशन के द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं कि साहब आप बेरोजगारी पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, और सत्ता पक्ष कहता है कि हम तो राष्ट्रवाद पर बात करेंगे। अब कुल मिलाकर बांग्लादेश ने भी वैसा पकड़ लिया है। साहब हम तो अब भारत के खिलाफ बयान देंगे और उससे सबको एक करेंगे और भारत के खिलाफ सबको एक करके ही अपने आप को मजबूत करेंगे। तो वही यहां पर होता हुआ आपको दिख भी रहा है। बांग्लादेश के द्वारा इस बीच में जो हरकतें की गई उससे भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध कितने बिगड़ गए हैं उसकी बू भी आती है। कैसे? आपको याद होगा 16 दिसंबर हाल ही में गया जब भारत ने विजय दिवस मनाया। विजय दिवस वो था जब भारत ने पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। 1971 के युद्ध में जब भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। एक देश कल
उस तक को भूल गया। यानी कि 16 दिसंबर को अपनी आजादी को भी उन्होंने मिस किया, या फिर यह कहिए कि भारत विजय दिवस सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाया। इसका पैमाना यह कि भारत के प्रधानमंत्री पर विजय दिवस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। कुल मिलाकर के पहले हम बांग्लादेश से इन सारी खुशियों को साझा करते थे, अब भारत के विरोध में वो लोग इस प्रकार से पकते चले जा रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के खिलाफ पाकिस्तान से ज्यादा जो भी मतलब रिटेलिएशन है या साइकोलॉजिकल जो भाव है वो बांग्लादेश में उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में हो रहा है। भारत को आवश्यकता है कि वो इस पर अब प्रतिक्रिया दे, बैठ करके इंतजार ना करे, ऐसा प्रतीत होता है। भारत को चाहिए कि वो यहां पर अब दखलंदाजी अपने स्तर पर दे, यहां पर जो भी उसे ठीक लगता है, प्यार से, धमका के, जैसे भी है, इसे इतना ज्यादा बोलने का अवसर ना दे कि ये कुछ स्थितियों में हदें पार कर जाए। खैर, फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से उन्हें बुलाया गया और उनके लिए एक स्टेटमेंट जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जब बांग्लादेश के लिए स्टेटमेंट जारी किया तो उसमें एक लाइन बोल दी, और लाइन थी कि हम चाहते हैं कि आपके यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम आपके यहां पर फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल इलेक्शंस चाहते हैं, और हम आपके यहां पर वी आर इन फेवर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड हैव कंसिस्टेंटली कॉल्ड फॉर फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल इलेक्शन कंडक्टेड इन ए पीसफुल एटमॉस्फेयर। भारत ने अपने मीडिया सेंटर के द्वारा यह बात जारी कर दी एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू। एक्सटर्नल अफेयर की इस बात पर बांग्लादेश चिढ़ गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि भारत कौन होता है हमें यह कहने वाला कि हमारे यहां फ्री, फेयर, इंक्लूसिव इलेक्शन हो, और तुम लोग पिछले 15 साल से कहां थे? जब शेख हसीना यहां बैठी थी तब आप कैसे कहते थे कि यहां पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं? तब तो नहीं निकलता था आपके मुंह से यह सब बवाल। अब ये सब वो वाली बातें अनपढ़ जाहिलों को समझाने के लिए इस तरह के बयान काम आ जाते हैं। अदरवाइज मैं आपके सामने पूरा पूरा इतिहास इस बात का लेकर आया हूं कि भारत ने हर बार अपनी तरफ से बांग्लादेश को यह नसीहत दी है, अपनी तरफ से एनवॉय भेजे हैं, भारत की तरफ से प्रतिनिधि गए हैं वहां के इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। खैर, इनका बयान भारत के खिलाफ आता है कि भारत 15 साल तक तो चुप रहा और अब हमें एडवाइस दे रहा है कि हमारे इलेक्शन सही से हों। हम उनकी एडवाइस लेने वालों में से नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि शेख हसीना 15 साल तक सरकार में थी और यह माना जाता है कि वो भारत के कारण ही थी। तो इस बात पर शेख हसीना का बयान आता है कि सुनो, तुम्हें इतना ही न्याय करना है ना, तो मुझे ले चलो हेग में, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर मैं अपना मामला रखूंगी। तुम्हारे यहां पर जब न्यायपालिका को तुमने अपना बंदी बना लिया है, तुम मेरे ऊपर न्याय का फैसला कैसे कर सकते हो? और यह बात शेख हसीना के बेटे ने भी कही कि सही मायने में भारत के लिए थ्रेट बन चुका है अब यूनुस। ऐसे में इस मामले को ले जाया जाना चाहिए। चूंकि बांग्लादेश में इलेक्शन है और शेख हसीना की पार्टी को ये लड़ने ही नहीं देंगे चुनाव, ऐसे में बांग्लादेश ने अपने यहां पर फॉरेन एनवॉयज को इनवाइट किया है। यह इनविटेशन बांग्लादेश में शेख हसीना के काल में भी रहा है। जब चुनाव किसी भी देश में होता है, जैसे हमारे देश में भी जब चुनाव होते हैं तो हम विदेशों से एनवॉयज बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आइए और देखिए और समझिए कि चुनाव कैसे होते हैं, और उन्हें अपने नजरिए से बताइए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। भारत हर बार इन इलेक्शंस में अपने प्रतिनिधि भेजता रहा है। देखिए 2024 में 3 इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है वो भारत की तरफ से ढाका गया था। ऐसे ही अगर आप और पीछे चलेंगे, 5 जनवरी की खबर देख सकते हैं, 100 विदेशी ऑब्जर्वर बांग्लादेश में आए थे, और उनमें से जो अमेरिका की तरफ से ऑब्जर्वर आए थे शेख हसीना के टाइम पर, उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बताया था। बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन को अमेरिकियों ने फ्री एंड फेयर बताया और 2 दिन बाद ही उन्होंने इन इलेक्शंस को रिग्ड इलेक्शन करार दिया। देखिए, यूएस ऑब्जर्वर कॉल इलेक्शन फ्री एंड फेयर 7 जनवरी 2024, और यूएस से बांग्लादेश इलेक्शंस वर नॉट फ्री एंड फेयर 9 जनवरी 2024। मतलब कि 2 दिन में ही अमेरिका ने जब पलटी मारी थी, उस दिन यह तय हो गया था कि सेंट मार्टिन आइलैंड के चलते बांग्लादेश में शेख हसीना अमेरिका को पसंद नहीं आई है। वहां से तय हुआ था कि यह हटाई जाएंगी। खैर, भारत ने इनके यहां पर जो देखा, या फिर आप और हमने जो देखा, अमेरिका की ना खुशी यहां पर सत्ता परिवर्तन का कारण बनी, और इन लोगों को लगता है कि इन्होंने शेख हसीना से देश को आजाद करा लिया। खैर, जो भी है, फिलहाल के लिए आप 2018 का भी एक और सीन देख लीजिए, जब भारत ने 3 ऑब्जर्वर ढाका में भेजे थे ऑब्जर्व करने के लिए कि जाइए और देखिए चुनाव कैसे हो रहे हैं। अब चूंकि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, नामांकन 29 दिसंबर को होना है, नाम वापसी 20 जनवरी को होनी है, और चुनाव चिन्ह के बाद में जो प्रचार है वो 10 फरवरी तक होना है। ऐसे में भारत की तरफ से फिर ऑब्जर्वर भेजे जा सकते थे अगर मोहम्मद यूनुस चाहते, लेकिन अब लग नहीं रहा है, क्योंकि भारत जाएगा तो यहां के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बताएगा नहीं, क्योंकि जब शेख हसीना की पार्टी कंटेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो इलेक्शन फिर से एक तरफा होंगे। आप मेन पार्टी को
इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे तो उसको फ्री एंड फेयर कैसे बोलेंगे? ऐसे में मोहम्मद यूनुस यूरोप के और देशों से तो बुला रहे हैं ऑब्जर्वर्स को, भारत से ऑब्जर्वर ना आए इसलिए ये उस बात पर प्रतिक्रिया दे दिए, क्योंकि ईयू ने तो अपनी तरफ से 200 ऑब्जर्वर भेज दिए हैं, लेकिन भारत से ये लोग लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं ताकि इनके पोल्स में भारत ऑब्जर्वर बनकर ना जाए और दुनिया को यह ना बताए कि देखो कैसे ये लोग एक तरफा वोटिंग करके मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। खैर, कुल जमा अर्थ यह है कि भारत बांग्लादेश के बीच में काफी कुछ बिगड़ चुका है। भारत की प्रतिक्रियाएं साफ हैं और हेमंत विश्व शर्मा पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं। भारत को यह समझना होगा कि आने वाले समय में हमें बांग्लादेश को हैंडल कैसे करना है। अगर इस तरह का हमने शुरुआत में ही इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो यहां पर बहुत सारे ऐसे ब्रेन वॉश्ड युवा तैयार हो जाएंगे जो भारत के लिए बहुत बड़ी अशांति का सबब बनेंगे। आवश्यकता है भारत को, जैसे ये अमेरिका वाले एडवाइजरी जारी करते हैं, हमें आवश्यकता है कि हम अपने स्तर पर बांग्लादेश के अंदर ये बात बहुत स्ट्रिक्ट लहजे में समझाएं कि अगर आप हमारे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो भारत बैठ करके सहेगा नहीं। देखिए, भारत जो इस छवि के साथ जीता आया कि हम किसी पर हमला नहीं करते हैं, इस वजह से बहुत से देशों ने इस प्रकार का अंदर से विश्वास पैदा कर लिया है कि हम भारत के खिलाफ कुछ भी बोलें ये सहते रहेंगे। वहीं इजराइल के खिलाफ कोई सोच भी रहा है, चाहे वो गाजा में बैठकर सोच रहा है या ईरान में बैठकर सोच रहा है, सोच भी रहा है तो मार देता है कि साहब ये तो हमारे खिलाफ नारा लगाए थे, ये कहे थे इजराइल मुर्दाबाद, हम गोली चला दिए। इजराइल के खिलाफ सोचने पर भी वो एक्शन ले लेता है और दुनिया कुछ नहीं करती है। भारत को आवश्यकता है, भारत को इस तरह की बयानबाजियों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनके मन में यह भय बिठा दिया जाए कि इस प्रकार की बातें बोलना भी, कि भारत के 7 सिस्टर्स के खिलाफ एक राजनेता खड़ा होकर बयान दे रहा है, भारत को प्रतिक्रिया स्वरूप कार्रवाई कर देनी चाहिए और कार्रवाई करके विश्व समुदाय को एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि भाई अब हम सुनने वाली स्थिति में नहीं रहे, ये वाकई में हमें अपना सोचने का तरीका बदलना चाहिए। ऐसा अब प्रतीत होने लगा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और हां, एक छोटी सी गुजारिश आप सबसे, आप में से अधिकांश लोग पूरा सेशन जब भी सुन चुके होते हैं, आप सब्सक्राइब करना मिस कर जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, समय भी बहुत नॉमिनल सा लगता है, बस एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, आप उसे दबाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन बनता है। हमें यह रहता है कि इतने सारे जो हमारे परिवारजन हैं ये हमारे साथ हैं, आपका विश्वास बने, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सब्सक्राइब हमारी बड़ी ताकत बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज हैं, हमारी बुक्स हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। एप्लीकेशन अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।